कांग्रेस के पंजे से कैसे बीजेपी के कमल पर विराजे राम जन्मभूमि को अपने एजेंडा में शामिल करने से पहले जो बीजेपी महज 2 सीटों वाली मामूली सी पार्टी थी, वह 1989 के चुनाव के बाद 85 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी को प्रभु राम की सियासी माया अच्छी तरह समझ में आ गई और फिर 90 के शुरुआती दशक में उसने इस मुद्दे को पूरी जोर शोर से उठाया। खबरें विस्तार से जानने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। राजनीति के राम की रेस में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद शामिल हुई, लेकिन ग्रह नक्षत्र ठीक हो और समय पर आप काम कर जाएं तो कई बार बाद में आने वाला खिलाड़ी भी अच्छा स्कोर बना जाता है। 11 जून 1989 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च कार्यकारिणी यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में बीजेपी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर राम मंदिर के मुद्दे को समर्थन देने का ऐलान किया था। 90 के दशक से राजनीति के राम की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर बरसने लगी और इस बात से बीजेपी या कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व शायद ही इनकार करे कि आज भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति में सफलता के जिस पायदान पर खड़ी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान राजनीति के राम का ही है। बीजेपी ने राजनीति के राम की जो पटकथा लिखी, उसके केंद्र में मुख्य तौर पर 2 चेहरे लालकृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह रहे। आडवाणी ने बीजेपी के राजनीतिक राम की छवि को उकेरना शुरू किया। इस काम में उन्हें विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों से भरपूर मदद मिल रही थी। सभी ने मिलकर पहले तो जय श्री राम की छवि तैयार की और फिर उसमें अलग अलग तरीकों से अपना राजनीतिक रंग भरा। प्रभु राम की यह तस्वीर बीजेपी के बड़े काम आई। राम जन्मभूमि को अपने एजेंडा में शामिल करने से पहले जो बीजेपी महज 2 सीटों वाली मामूली सी पार्टी थी, वह 1989 के चुनाव के बाद 85 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी को प्रभु राम की सियासी माया अच्छी तरह से समझ में आ गई और फिर 90 के शुरुआती दशक में उसने इस मुद्दे को रथ यात्रा और कार सेवा के जरिए घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उसके बाद आई सबसे विवादास्पद तारीख 6 दिसंबर 1992। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने 6 दिसंबर की उस घटना को याद करते हुए बताया, जब ध्वस्त की प्रक्रिया शुरू हुई तो बीजेपी के जो जिम्मेदार नेता थे वह सब और अवाक थे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यह परिस्थितियां भी आएगी, लेकिन अब वह इमारत टूटना शुरू हुई थी तो बीएचपी के दूसरे तीसरे दर्जे के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो जूनियर लीडर्स थे वह इस बात से खुश हो रहे थे कि चलिए काम शुरू हो गया। उन्होंने कहा, मैंने देखा आडवाणी जी पसीने पसीने थे। वह कार सेवकों को बार बार मंच से अपील कर रहे थे कि वे नीचे उतारें, वह न तोड़ें। उन्होंने एक बार यह भी कहा कि वह मस्जिद नहीं है, वहाँ रामलला विराजमान है, आप नीचे आ जाइए, उसे मत तोड़िए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। वह उन्माद ऐसा था। बाद में आडवाणी जी का स्वास्थ्य कुछ खराब होने लगा, वह घबरा गए और नीचे जाकर कमरे में आराम करने लगे। उन्होंने बताया, थोड़ी देर तक मंच मुरली मनोहर जोशी ने संभाला। मुरली मनोहर जोशी ने भी यही प्रक्रिया अपनाई और बाद में जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बीजेपी का कोई नेता वहां नहीं था, तो वह इस घबराहट में उन्होंने मंच छोड़ दिया कि सब लोग चले गए, लेकिन सब लोग नीचे जाकर कमरे में आराम कर रहे थे। फिर किसी ने यह कहा कि वहाँ जो कार सेवक चढ़े हैं वह दक्षिण भारत के हैं, तो आरएसएस के नेता एचवी शेषाद्री जो मंच पर मौजूद थे, उन्होंने दक्षिण की चारों भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बार बार कार सेवकों से अपील की कि आप लोग लौट आइए, हम इस मकसद से यहाँ इकट्ठा नहीं थे, यह काम उचित नहीं है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। जिस समय विवादित परिसर का विध्वंस हुआ था उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे। वह मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन विध्वंस से एक दिन पहले उन्होंने लखनऊ में जो कुछ कहा था उसकी चर्चा आज भी होती है। अटल ने भाषण देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका अर्थ यह निकालता हूं कि वो कार सेवा रोकना नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें, रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा। वहाँ नुकीले पत्थर निकले हैं, उन पर तो कोई और नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह विवादित परिसर के विध्वंस के वक्त कल्याण सिंह भी मौके पर मौजूद नहीं थे। जिस वक्त विध्वंस की पटकथा का पहला अध्याय लिखा गया उस वक्त तो वह पूरे वाक्य से अनजान अपने लखनऊ के सरकारी आवास में धूप सेक रहे थे, लेकिन विवादित परिसर के विध्वंस का सबसे ज्यादा जिम्मेदार उन्हें ही ठहराया जाता है। दरअसल उस वक्त वह राज्य के मुख्यमंत्री थे और विवादित ढांचा बचाने की संवैधानिक शपथ लिए हुए थे। विधि का विधान कहिए या फिर सियासी समीकरण की माया, यही कल्याण सिंह बाद में उन मुलायम सिंह की साइकिल पर सवार हो गए जो कार सेवकों पर गोलीबारी का आदेश देकर राम भक्तों की नज़र में खलनायक बने हुए थे। राम जन्मभूमि आंदोलन के कथित नायक और खलनायक की जुगलबंदी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और कल्याण सिंह की जल्दी घर वापसी हो गई।